लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस वगैरह किए थे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने समझा था क्यों ज़रूरी है ये। और एक दो एग्जांपल्स भी इसमें लिए थे, जैसे कि हमारा ये इनफाइनाइट शीट होगा या फिर इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, तो उसके कारण से हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं। और फिर उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन किए थे। अभी और भी क्वेश्चंस इसमें करना बाकी है, तो पहले उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक और चीज़, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसे भी हम लोग को समझना बाकी है, और वो चीज़ समझने के बाद हम लोग आगे जाकर के अब चीज़ों को स्टार्ट कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो हेडिंग से, नाम से ही पता चल रहा होगा तुम्हें ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर या क्या स्टार्ट होगा ये, बोलो क्या समझ में आ रहा है इस नाम से। सेम पोटेंशियल एनर्जी। सर सेम रहेगा थ्रू आउट सरफेस पे। हाँ, ये नाम सजेस्ट कर रहा है हमें कि एक ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल जो है वो इक्वल रहे, है कि नहीं। ये इस चीज को सजेस्ट करना चाह रहा है। अच्छा, तो इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये सरफेस कैसा होता है और कैसे कैसे पॉइंट चार्ज के लिए किस तरीके से वेरी करता है। अगर हमारा पॉइंट चार्ज ना होकर के एक लाइन चार्ज हो तो फिर कैसा वेरी करेगा, और फिर हम लोग इसको फिर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। और थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं इसमें सिमिलर हैं साउंड वेव में, जब हम लोगों ने पढ़ा था वेव फ्रंट के बारे में, अगर तुम्हें याद हो तो। चलो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर तुम्हें खुद ही आइडिया लगने लगेगा। तो डेफिनेशंस खुद ही बोल रहा है, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। इट इज़ द सरफेस, इमेजनरी सरफेस हो सकता है हमारा, वेर द पोटेंशियल विल बी इक्वल। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस जिस पे जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, ऐसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। surface at which for every point potential is same। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसा सरफेस हो सकता है जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो सकते हैं। पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, ये देयर इज अ पॉइंट चार्ज, और मैं एक पॉजिटिव चार्ज ही ले लेता हूँ। और पॉजिटिव चार्ज के कारण से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेट से कि मैं आर डिस्टेंस पे जाकर के इस पॉइंट चार्ज के कारण से मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ पॉइंट पी पे। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं आर को किसी तरीके से फिक्स कर दूँ, क्योंकि क्यू तो फिक्स है हमारा, क्यू इज फिक्स्ड, जब तक मैं चार्ज को चेंज नहीं करूँगा तब तक हमारा क्यू चेंज हो नहीं सकता। और के इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, ये भी चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं आर को किसी तरीके से फिक्स कर दूं तो हमारा पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा, पोटेंशियल विल बिकम कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई क्या, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे तरीके से। अगर मैंने आर को फिक्स कर दिया तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एंड दिस विल बी फिक्स्ड। तो आर को फिक्स रख रख करके एक शेप ऐसा ड्रॉ करो, और वो जो शेप बनेगा डेट विल बी कॉल्ड एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसको एक लोकस भी बोला जा सकता है,
लोकस पथ पड़ा है क्या? नहीं, हाँ हाँ सर। सर। है हाँ ना? सर। तो आर डिस्टेंस पे मैं एक सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो सरफेस मुझे कैसा मिलेगा? स्फेयर, है कि नहीं? और ये स्फेयर का सरफेस जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हुआ? स्फेरिकल। अब क्योंकि मैं सरफेस बोल रहा हूं तो इट शुड बी एरिया, नॉट वॉल्यूम और नॉट इवन लाइन। सो दिस इज एरिया। ये जो सरफेस मिला है, इन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे मैं चले जाऊं, उन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। चाहे मैं पॉइंट ए पे जाऊं, चाहे पॉइंट बी पे जाऊं, चाहे पॉइंट सी पे जाऊं, डी पे जाऊं, सरफेस का कोई भी पॉइंट, है ना, ई पे जाऊं, हर एक जगह पे पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जो भी है पी पॉइंट के बराबर है। तो ये एक ऐसा सरफेस मैंने क्रिएट कर दिया जिस सरफेस के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा सेम हो गया। तो मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बोलूंगा? स्फेरिकल। इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी ना, मैं एक R1 वैल्यू ना लेकर के मैं R2 वैल्यू ले लूं तो R2 वैल्यू के लिए एक अलग सा स्फेयर बनेगा हमारा, होगा कि नहीं? R2 के वैल्यू के लिए एक अलग स्फेयर बनेगा, और ये स्फेयर भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो इन दोनों सरफेस में डिफरेंस क्या है फिर, बता सकता है? बहुत ही सिंपल चीज मैंने पूछा। पहले वाली सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा था। हाँ, तो मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को और दूसरी वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं V1 और V2 बोलूंगा, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। इन सभी लोकेशंस पे पोटेंशियल V1 रहेगा, और इसके सभी पॉइंट्स पे, इसके सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल कितना रहने वाला है? V2 रहने वाला है, लेकिन V2 होगा कम। तो इस तरीके से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिए पॉइंट चार्ज के लिए। हम लोग बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फेरिकल शेप में होगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा। इसका रेडियस बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतना कम पोटेंशियल होगा। चलो एक बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लो इस जगह पे नेगेटिव चार्ज -Q, इस जगह पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई चेंजेस आने वाला है क्या इसके शेप एंड साइज में? नो सर। पक्का? सबको कंफर्म कि हमारा शेप एंड साइज उसी तरीके से गवर्न होता है, विच इज KQ/R। तो ये ऐसा हो गया। लेकिन क्या अब मैं V1 इज ग्रेटर देन V2 बोल सकता हूँ क्या? नहीं। नो सर। तो इसमें कौन बड़ा है? V2। V2 इज ग्रेटर देन V, है ना? अब इससे बहुत पहले मैंने एक बात बताया था कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? घटता है ना? ये बात ऑलवेज ट्रू है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे पास और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लाइन बनाओ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल घटते जा रहा है। क्या ये बात यहाँ पे भी ट्रू होगा या नहीं होगा? होगा सर। कैसे? यहाँ पे तो V2 बड़ा है और V1 छोटा है,
सर वो यहाँ पे बढ़ेगा, लाइक ये डायरेक्शन ऑलरेडी नेगेटिव है और बढ़ते बढ़ते जीरो तक जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही उल्टा हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस डायरेक्शन में, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। तो अभी भी स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो V2 बड़ा होगा और V1 क्या होगा, छोटा। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने हाँ पे सर। पोटेंशियल घटता है। तो ये एक मैंने प्रॉपर्टी बता दिया और उसको प्रूव भी करके बता दिया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दैट इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। अभी तो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण से देखा, बताओ कैसा होगा। ये एक लाइन चार्ज है, टेस्ट कर देता हूँ, और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक गया है, और इसमें चार्ज हाँ, डेंसिटी है प्लस एक 10। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उससे सारे पॉइंट्स का सेप सेप बताओ मुझे, सेप पोटेंशियल सेम होगा। सेप कैसा होगा। जैसे ऊपर बोला पैरेलल मैंने लाइंस। स्फेरिकल, लाइन। स्फेरिकल मैंने बोला ऊपर से, तो नीचे क्या बोलूँ, लाइन। नहीं, लाइन नहीं, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, बिल्कुल सही। सरफेस बनाना है मैं, तो सिलेंडर बोलूंगा तो भी चलेगा। तो पहले तो मुझे आर डिस्टेंस पे चल जाना है, क्योंकि सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आर डिस्टेंस पे मैं चले गया और मैंने आर डिस्टेंस पे जा करके ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो इन सभी लोकेशंस पे सरफेस जो हमारा बना, इन सभी लोकेशन पे क्या है, पोटेंशियल इक्वल है। चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चाहे ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, 4 5 6 सभी, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट अभी छोटा नहीं है, इनफाइनाइट तक गया। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये है हमारा सिलेंड्रिकल इन शेप। तो इसके कारण से हम लोग ऑलरेडी जानते हैं किस तरीके से होगा। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से निकलता है, बाहर के डायरेक्शन में, चारों ओर। कुछ इस तरीके से निकलता है, और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो इससे बड़ा बनेगा, बस वही है कि जो पोटेंशियल होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो सिलेंड्रिकल इन सेकंड साइज होंगे। नेक्स्ट जो लास्ट है, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट ले लेते हैं, इनफाइनाइट शीट। ठीक है, तो एक हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, और उस इनफाइनाइट शीट के ऊपर चार्जेस को प्लेस कर दिया गया, लेट्स से कुछ इस तरीके से, और ये इनफाइनाइट है कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्जेस प्लेस कर दिए गए, प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी लिया जा सकता है। बताओ इसके कारण से कैसा होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। प्लेन होगा।
शायद दोनों साइड। और इसमें अगर तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहते हो, और क्योंकि मैंने एक इनफाइनाइट शीट बोला हुआ है, तो इनफाइनाइट शीट है तो काफी इनफाइनाइट बड़ा सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इससे बाहर निकल ऐसा। ये इलेक्ट्रिक, और इसके परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ वही। ठीक है, तो तुम अगर आर डिस्टेंस पे चले गए हो, तो पहले भी हम लोगों ने इंटीग्रेट करके ये चीज़ देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन देता है वो हमारा क्या देता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो इंटीग्रेशन अगर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस कांस्टेंट होता है, तो हमारा ये आर पे वेरी करता है। इसका मतलब आर डिस्टेंस पे तुम कहीं पे भी चले जाओगे तो उस जगह पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा। तो ये आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे, और ये आर डिस्टेंस पे, और उन सभी को ज्वाइन कर ले तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली प्लेन मिलेगा, है ना। और ये जो वेव फ्रंट्स हम लोगों ने पढ़ा था साउंड वेव में, सेम उसी तरह का यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप एंड साइजेस डिफाइन किया गया। जैसे पॉइंट सोर्स था, तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या था, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता था, और अगर एक लाइन सोर्स था तो उसके लिए हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता था, और अगर हमारे पास एक प्लेनर सोर्स है तो उसके कारण से प्लेनर वेव फ्रंट बनता था। ये चीज वापस से हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, 12th में ही है, लेकिन सबसे लास्ट में जाके हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया होगा। और मैं लास्ट चीज एक बताना चाहता हूँ कि तुम हर एक में नोटिस करो एक बात, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है आपस में ऑलवेज परपेंडिकुलर है। कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तुम ड्रॉ कर लो, दिख रहा है क्या, हर एक के लिए, और ये ऑलवेज वैलिड है, ये बिल्कुल सही है, और ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके बाहर निकला, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर निकला है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे से। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग नोट में डाल करके लिखेंगे और उसको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। पहला जो है, दैट इज इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गो या फिर मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ electric field, then the potential decreases। क्या मैं ये बात सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल सकता हूँ या फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए बोल सकता हूँ, सोचना इसके बारे में, फिर मैं बात करता हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये आपस में ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस are always perpendicular to the electric field lines। फील्ड लाइंस, ये चीज होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है वो रीजन तो मैंने अभी थोड़ा सा बता ही दिया। उसके पीछे एक और रीजन है, अगर हम लोग मैथमेटिकली देखना चाहें तो वो होता है dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। और अगर लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये ई डॉट आर के फॉर्म में निकल कर आता है, डेल्टा वी।
बराबर। तो ये हो जाएगा E इंटू आर इंटू कॉस थीटा। तो अगर तुम चीजों को कांस्टेंट रखना चाहते हो, E को चेंज नहीं कर रहे हो, R को चेंज नहीं कर रहे हो, एक और थर्ड क्वांटिटी है उसे भी चेंज नहीं करना है, और थर्ड क्वांटिटी है उसे भी चेंज नहीं करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या 0 डिग्री होना चाहिए या फिर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, सोच समझ करके बताना। 90। क्यों होना चाहिए 90? लाइक ओवरऑल हमें कांस्टेंट रखना है और यहाँ पे कॉस हम लोग 90 क्या जीरो निकाल रहे तक। हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस जगह पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर हम लोग ले रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। ऐसा नहीं कि मैं चार्ज को अगर ए से बी तक लेकर के जाऊं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसके लिए 0 तभी हो सकता है जब ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0। आया ना, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलता है कि ये तभी पॉसिबल है अगर कॉस थीटा जो है उसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहे यहाँ से। और जैसे ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं, तो ये थीटा है क्या चीज, थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आर वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तुम बोलोगे सर यहाँ पे जाएंगे तो आर वेक्टर तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे हम लोग छोटे एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा फिर उस तरीके से डायरेक्शन चेंज करने लगेगा ना। मेरी बात समझ में आ गया कि थीटा 90 क्यों लिया, इस चीज को समझना जरूरी था। बहुत जगह पे बस इसी चीज को बता करके छोड़ देते हैं कि ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, इस कैलकुलेशन पार्ट को नहीं बताते जो कि इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग इसमें अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो जीरो आंसर बता देते हैं। जीरो इसलिए क्योंकि लगता है उसे 1 होना चाहिए, डेल्टा वी कांस्टेंट होना चाहिए। डेल्टा वी कांस्टेंट हो गया तब तो गलत हो गया ना, चार्ज को मूव कराए तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि अगर हम लोग किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं, लेट से एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और मैं एक पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, तो मेरे कारण से कुछ वर्क होगा क्या या नहीं होगा? नहीं होगा क्यों नहीं होगा? शायद। वर्क तो लाइक पोटेंशियल से प्रोपोर्शनल है, तो फिर पोटेंशियल का वो डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर कैसे वर्क होगा। हाँ, ध्यान से वही समझना। मतलब डिफरेंस ऑफ तो प्रोपोर्शनल। ये हो जाएगा दिस मच, और अभी हम लोगों ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही यही है, because this is equipotential surface, so potential at point A and potential at point B should be equal, और ये दोनों अगर इक्वल है तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग थर्ड पॉइंट में ये बोल सकते हैं किसी भी चार्ज को अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराएं, सेम सरफेस नॉट अदर सरफेस, ऐसा नहीं कि मैं इस चार्ज को इस सरफेस से दूसरे सरफेस में मूव करा लिया, ठीक है, सेम सरफेस में रखना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, 0। नो वर्क will be done if the charge is moved on the
on the surface of equipotential surface any सर उसके लिए डेल्टा के 0 होना चाहिए ना? equipotential surface, क्या डेल्टा वी ये बोल रहे हो? डेल्टा के डेल्टा के हाँ स्लोली मूव करेंगे हम 0 लोग, होना चाहिए. स्लोली मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पीड में मूव करा के काइनेटिक एनर्जी दे दिया, क्वेश्चन में मेंशन होगा स्लोली, और तुम्हें पता है क्यों स्लोली, काइनेटिक एनर्जी होगा तो मेरे कारण से ही वर्क होगा वो. यस सर. ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया, अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं. अच्छा जरा ऊपर दिखाओ ना. ठीक है क्या? हाँ. इसमें एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, हालांकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी जैसा ही है, लेकिन फिर भी कि कौन सा पॉइंट था ये, हम लोगों ने थर्ड देखा. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अगर हम लोग ड्रॉ करें, और ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस टाइप से हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से इस तरीके से. और इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है. तो 3-4 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ए पे या बी पे या फिर सी पे. बी पे नहीं, बी नहीं, ए. मान लो कि ये 50 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, 70 वोल्ट है, इस तरीके से सोचो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा. सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, ए पे. हूँ. कैसे, कोई रीजन बता सकता है? वो डिस्टेंस कम है ना, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज greater than electric field at B is greater than electric field at C. तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ये भी पता है कि dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट बी आर होता है, ये सारी चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डेल्टा डी होता है. और ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो ई इज इक्वल्स टू कितना होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा डी. अब समझना यहाँ पे डेल्टा वी इन दोनों लाइन के बीच में चेंज नहीं हो सकता है, वो तुमने कांस्टेंट कर दिया है, डिफाइंड है. चेंज क्या हो सकता है, डिस्टेंस. अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखे तो किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. यहाँ पे और भी ज़्यादा डिस्टेंस है, डेल्टा डी. इस रीजन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होंगे, पास पास में या फिर डेंसर हो. ठीक है क्या? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड. और क्वेश्चन ऐसा है, लेट से इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम सर लोग ऊपर लो ना थोड़ा. सर बी वाले में डेल्टा डी क्या है? बी वाले में डेल्टा डी क्या है वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि डेल्टा डी बड़ा होते जा रहा है जैसे जैसे हम लोग ए से बी में या बी से सी में मूव कर रहे हैं. तो तो एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में. तुम्हें पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है,
इन सभी के बीच का डिस्टेंस जो है डी है, और ये भी डिस्टेंस जो है वो डी है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल दे रखा है लेट्स से 37 डिग्री। तुमसे पूछा गया फाइंड वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी माइनस ऑफ वी ए, ये तीन चीज निकालो, सॉल्व करो इसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो ई नॉट आई कैप कुछ इस तरीके से रखा है, वेक्टर फॉर्म में था। पहले इसको सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, और जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग को पता है, डेट इज डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डेल्टा डी, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, हम लोग को पता होता है। नेगेटिव साइन, मैं माइनस साइन को यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटेगा, तो ए का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी का, उसके बाद सी का, ये चीज़ हमें पता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन को अप्लाई नहीं कर रहा। जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो ए का पोटेंशियल माइनस ऑफ बी का पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विच इज ई नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेट इज डी, और कॉस ऑफ इन वेक्टर्स के बीच का एंगल, क्या आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा कॉस 0, हो जाएगा ई नॉट बी। तो वी ए माइनस बी बी हमारा निकल गया। दूसरा सॉरी बी और सी का देख लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा डी, ये चीज़, और क्योंकि ये फैक्टर क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट आया, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई नॉट दे रखा है, और डेल्टा डी इज डी मैग्नीट्यूड में, और कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 37 लिखना होगा, तो हो जाएगा ई डी कॉस 37 का वैल्यू 4/5। तो ये डेल्टा भी आ जाएगा, और पोटेंशियल में कौन बड़ा है, पोटेंशियल में बड़ा है सी, सॉरी बी, तो मैं ऐसा लिख दूंगा। अब जब बात आती है सी और ए के बीच का निकालने का, यहाँ पे बी और सी है, ए और बी सही है। जब सी और ए के बीच में निकालना है तो क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ए बी और ये पॉइंट ऐसे, तो दो तरीका है इसका करने का, और मेरा रिकमेंडेशन है कि तुम शॉर्ट मेथड से करो, और शॉर्ट मेथड ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को लेना है, दिस इज द मेन डिस्टेंस। तो वी ए माइनस ऑफ वी सी विल बी इक्वल्स टू ई इंटू डी, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट मैंने हटा दिया क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला ही डिस्टेंस ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, और जो डिस्टेंस बनेगा सी और ए के बीच का वो एक्स वाला डायरेक्शन का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो वो कितना हो जाएगा डी कॉस 37, और ये डी, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा डी प्लस 4d/5, 9d/5, ठीक है, यह आ जाएगा 9d/5। तो टोटल आंसर ये हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा 9/5 ई नॉट। तो हायर पोटेंशियल ए, और हमसे ऊपर मांगा है सी माइनस ऑफ ए, तो माइनस साइन आ जाएगा। दूसरा ये है कि ये वाला और ये वाला दोनों वैल्यू को क्या कर लो,
ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें जिससे कि बी कट जाए, ऐड कर लें, है ना। इधर से आ जाएगा वी ए माइनस ऑफ वी सी इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 1 ई डी। क्लियर है क्या? हाँ सर। है ना। यस। और तीसरा तरीका क्या है, ये तो मतलब कि तुमने अगर ये निकाला है और ये निकाला है तभी ये आ सकता है, और ये तो डायरेक्ट मेथड। और एक और तरीका जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये है कि इसका कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को एक वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो ई डॉट डेल्टा डी, दिस विल बी द डेल्टा वी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, आई कैप है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग लिखेंगे इसको, अगर मैं ओरिजिन मान लूँ 0,0, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बता सकते हो? 9d/5 कॉमा y में कुछ डिस्टेंस होगा, दैट इज d sin 37। तो मेरे पास वेक्टर आ गया ना, ये 9d/5 आई कैप प्लस ऑफ ये d sin 37 विच इज 3/5 d j कैप। अब अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा ई नॉट 9d/5। अब तुम्हें जो भी अच्छा तरीका लगता है वो तुम याद रख सकते हो, और इसमें तुम माइनस साइन भी अप्लाई कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर भी उसी तरीके से निकाल दे। बोलो समझ में आया? हाँ सर। तो बेस्ट ये है कि हमेशा ये वाला डिस्टेंस लिया करो पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को यहाँ पे डायरेक्टली पुट करना है और उसमें थीटा नहीं लेना है। जैसे वर्क में लेते थे ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज एफ एस कॉस थीटा। तो क्या बोल लेते थे कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है थीटा एंगल में, तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हम लोग क्या बोलते थे, एफ एस कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। आया ना, पैरेलल डायरेक्शन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में तुम डिस्प्लेसमेंट को ले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो दिया गया है कुछ इस तरीके से, और ये दे रखा है 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, इस तरीके से। और इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, सेम। And these all are equipotential surfaces. Equipotential surface. तो पूछा है find, और ये this is x axis, this is y axis and this is z axis। तो find electric field, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। सॉल्व करो इसको। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं। देखो क्या करना है, दो प्रॉपर्टी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग अगर जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। दूसरा ये कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ये V1 और ये V2। तो ये इतने सारे लाइंस हैं, तो इन सभी लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन कौन सा हो सकता है, ये। तो इसका मतलब ये कि दिस मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब इसका डायरेक्शन मुझे डिसाइड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, अगर ये डायरेक्शन हमने चूज कर लिया तो क्या पोटेंशियल घट रहा है क्या? नहीं, पोटेंशियल तो बढ़ते जा रहा है, 60 हो गया।
तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर होना चाहिए, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड निकालना आसान है हमारे लिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा डी। तो ई कितना हो जाएगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा डी। डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट, और डेल्टा डी कितना है? 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 यूनिट, और माइनस ऑफ आई कैप लेना। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये क्वेश्चन तुम लोगों से होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया, ऐसा है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये 1,0, ये 2,0, 3,0, 4,0, इस तरीके से आगे जाते जा रहा है। और ये 60 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, ऐसा है। और ये सारे जो लाइंस हैं वो 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। सर 50 के बाद 30 है क्या? 50 के बाद 40 होगा, सॉरी, 40, 30 ऐसा। तो फाइंड ई, और वेक्टर फॉर्म में निकालना, सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरीके से हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा ऐसा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे हैं तो इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो इधर या तो इधर। मुझे किधर लेना चाहिए? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो पोटेंशियल इधर घटते जा रहा है, देखो। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये सही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब डायरेक्शन पता चल गया है, अब मुझे क्या पता करना है? मैग्नीट्यूड कितना होगा। अच्छा, पहले एंगल भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखना काफ़ी आसान है, सिंस दिस इज एक्स एक्सिस और ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल 37 होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये 37 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो वो इधर है, विच इज एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ई नॉट मुझे निकालना है। सो ई नॉट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा डी, ये होगा। अब डेल्टा वी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कितना लेते हैं? लेट से दिस इज 50 और ये 60, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। और डेल्टा डी कैसे लेते हैं? डेल्टा डी जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस होता है। अगर तुम लोगों ने ये डिस्टेंस ले लिया है डेट इज 1 यूनिट तो तुम्हारा गलत आंसर आएगा। तो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं जो कि 10 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय डेल्टा डी। और डेल्टा डी क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा और इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना। और ये ट्रायंगल में ये एंगल कितना है हमें पता है, डेट इज 53 डिग्री। और ये डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट का है, तो ये कितना हो जाएगा?
ये वाला डिस्टेंस डेल्टा डी 1 cos 37, बोलो सही है क्या? समझ में आया या नहीं सबको? समझा। ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 50/4। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकला है ना? हाँ, कितना हो जाएगा ये 25/2। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा 25/2। एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? cos 37 एंड sin 37। तो cos 37 आई कैप माइनस ऑफ sin 37 जे कैप। बताओ कितना आ रहा है ये? 25/2 cos 37 is 4/5 and this is 3/5 जे कैप। इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 आई कैप माइनस ऑफ 15/2। क्या गलत किया नीरज? सर मैंने वो लाइक डेल्टा डी 1 लिया, लेकिन वो ई नॉट कॉस 37 से इक्वेट कर दिया, वैसा किया डेल्टा बी अच्छा, बाय डेल्टा डी को। ई नॉट कॉस 37 को तुमने इसके साथ इक्वेट कर दिया, डेल्टा बी बाई डेल्टा डी। डेल्टा डी वो 1 लिया डेल्टा डी वो। 1 लिया तुमने। अच्छा, तुमने कंपोनेंट हाँ। ही गलत गलत ले लिया। हम्म। समझ में आया ना क्या करना है हमें? कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना हाँ, चाहिए। मैं भी यही सोचा, बट सोचा इससे थोड़ा आसान होगा। ये मैग्नीट्यूड निकलता है, मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट लेते हैं। ये कंपोनेंट का हम्म। इस डायरेक्शन में कभी कंपोनेंट नहीं होता है, उल्टा ले रहा हो ना। जैसे कि ये हाइपोटेनस है सर। हाँ सर। हाँ, समझ में आ गया ना। हाइपोटेनस का ही हम लोग हमेशा कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर का कंपोनेंट नहीं लेते हैं। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गया तुम लोग को। अब आगे चलते हैं हम लोग। और ये था हमारा पोटेंशियल। एक लास्ट टॉपिक है, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम। तो एक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा, आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर होगा। और उस पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, +Q1 एंड +Q2 होगा, तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाकर के एक सिस्टम बनता है। लेकिन कैसा सिस्टम है ये? पॉइंट चार्जेस वाला। तो इसके कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी दो सिस्टम के इंटरेक्शन के कारण से, चार्जेस के इंटरेक्शन के कारण से, इज गिवन बाय k q1 q2 by r, where r is the distance between them। ऐसा होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने लिखा था। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है इन ब्रिंगिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट p, कीपिंग द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी 0 और मूविंग इट स्लोली। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से वर्क होगा उतना ही मैग्नीट्यूड में एक्सटर्नल एजेंट के कारण से वर्क होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन मतलब साइन में अपोजिट होगा, उल्टा वर्क होता है। ये बात पता है ना तुम लोग को? हाँ सर। लेकिन अभी हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के कारण से पोटेंशियल एनर्जी देखना चाह रहे हैं। कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम कैसे बनता है? जैसे कि मैं एक हॉलो स्फीयर ले लेता हूँ, और हॉलो स्फीयर सेल एनर्जी और हॉलो स्फीयर, सेल्फ एनर्जी फॉर हॉलो स्फीयर।
मेरे पास अगर एक हॉलो स्फीयर है और उसके ऊपर मैं चार्जेस को प्लेस करना चाहता हूँ, तो प्लेस करने का क्या तरीका है कि इन्फिनिटी से चार्ज को उठाओ और उठा करके इसके ऊपर रखते जाओ। छोटा सा चार्ज उठा करके लाया और उठा करके इसके ऊपर रख दिया, और इस तरीके से रखते गया और इसके ऊपर कितने चार्जेस आ गए, प्लस क्यू चार्ज आ गया। इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो क्या ये प्लस क्यू चार्ज आ चुका है इस हॉलो स्फीयर पे, तो इसका भी कुछ एनर्जी है क्या, इस सिस्टम का भी कुछ एनर्जी है क्या? जैसे कि मैं एक पॉइंट चार्ज रखा हूं क्यू चार्ज, और मैंने इस जगह पे क्यू चार्ज उठा करके लाया, तो मेरे कारण से वर्क हुआ और उस कारण से पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और अगर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल चार्ज रखूं क्यू, तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? नहीं, इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, सिस्टम का होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसका बोलते हैं हम लोग, सिस्टम का। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठा करके मैं कहीं से भी लेकर के आऊं, तो मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क ही नहीं करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा? ये बात मैंने पहले भी समझाया था। तो क्या इस हॉलो स्फीयर को बनाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा? बिल्कुल हाँ, वर्क करना पड़ा। कैसे वर्क करना पड़ा उसको समझते हैं। और जितना वर्क करना पड़ा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ द हॉलो स्फीयर। मतलब उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमारे द्वारा जो वर्क किया गया, वो हमारा क्या है, उस हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको हम लोग निकालना चाहते हैं कि कितना हम लोगों ने वर्क किया। तो समझना, पहले डी क्यू चार्ज उठा करके लाया, फर्स्ट टाइम डी क्यू चार्ज उठा के लाएंगे तो कोई भी चार्ज नहीं था यहाँ हॉलो स्फीयर पे, तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन तुम धीरे 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 चार्ज पुट करते जा रहे हो, तो अब इसका चार्ज कितना हो गया, क्यू। और जैसे इसका चार्ज क्यू हो जाएगा, तो मैं अब अगर ये डी क्यू चार्ज लेकर के आऊँगा, तो इसके इंट्रैक्शन के कारण से मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। आया ना? और वर्क कितना करना पड़ेगा? दिस वर्क done by the external agent is equals to change in its potential energy, which is equals to q delta v। मेरी बात समझ में आई क्या? तो जो छोटा सा वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, छोटा सा जो वर्क होगा that will be equals to छोटा सा चार्ज मैं लेकर के आ रहा हूँ, और किस जगह से मैं ला रहा हूँ, मैं किस जगह से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेकर के r डिस्टेंस पे ला रहा हूँ। बोलो, तो क्या पोटेंशियल r डिस्टेंस का माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी का मुझे लिखना चाहिए, यस सर। है ना? और इन्फिनिटी पे हम लोगों ने क्या बोला है, पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। जीरो होता है। रेफरेंस लिया हुआ है, सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस। और आर सरफेस का पोटेंशियल अभी इस इंस्टेंट पे कितना है, बोलो, अभी इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर। जितना चार्ज होगा उतना ही सरफेस का पोटेंशियल होगा ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलो, हाँ सर। समझा सर। है ना? तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया है और कुछ नहीं किया, जो मेरे कारण से वर्क हुआ। और इसका इंटीग्रेशन, चार्ज का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर के क्यू तक जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, डेट द सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर इज के क्यू स्क्वायर बाय 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर का निकाल लेते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर वाले में क्या होगा? ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, कुछ ऐसा। तो चार्जेस जो होते हैं वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने हॉलोस्फीयर में देखा। हॉलोस्फीयर में सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन यहाँ तो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? पूरा अंदर बाहर हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी नहीं होगा, रो चार्ज डेंसिटी होगा। डेट विल बी इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यू। मुझे एक आर रेडियस का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सॉलिड स्फीयर बनाना है, तो वही काम करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से मुझे चार्ज को उठा करके लाना पड़ेगा, और चार्ज को उठा करके लाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कोर पे रखेंगे, सेंटर पे, और छोटा सा चार्ज रखा है तो छोटा सा सॉलिड स्फीयर बनेगा, है ना। छोटा सा सॉलिड स्फीयर बना, और वापस से अगर मैं चार्ज लेकर के आऊंगा तो उस चार्ज को मुझे इसके ऊपर रखना पड़ेगा। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं? अरे जैसे कि मुझे एक मिट्टी का गोला बनाना है, तो छोटा सा मिट्टी उठाया, इसके ऊपर डाला, तो इसके ऊपर आएगा ना। और मिट्टी उठाओ, गीले मिट्टी को हाँ इसके सर। ऊपर डालो, तभी तो सॉलिड बनेगा। तुम इसके सरफेस पे रखोगे तब यस तो सर। ये हॉलो बन जाएगा ना। मुझे हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर बनाना है। तो उसी तरीके से हमने चार्ज को उठा उठा करके रखना स्टार्ट किया। बिल्कुल सेंटर पे पहले रखा, उसके बाद उसके चारों ओर, उसके बाद चारों ओर, और इस तरीके से चार्ज को मैं रखते जा रहा हूँ। जब चार्ज इसके ऊपर Q हो गया और मैं अब और dq चार्ज को उठा करके लेके आ रहा हूँ, तो r रेडियस का ऑलरेडी बन चुका है, और मैं अब dr थिकनेस का और इसके ऊपर सरफेस क्रिएट करने वाला हूँ इस dq चार्ज के कारण से। मेरी बात समझ में आई क्या? इतना सा सरफेस और हाँ सर। क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में कितना लिखूंगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्यू डेल्टा बी। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लिखा है। तो छोटा सा जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, दैट विल बी इक्वल्स टू डी क्यू इंटू डेल्टा बी, और यहाँ पे दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये u हो जाएगा, और ये डेल्टा बी कितना लिखेंगे हम लोग? वही काम, r माइनस ऑफ इन्फिनिटी और डी क्यू। बोलो r कितना होगा? इसी चीज को समझना है। ये टर्म तो हो गया 0, ये कितना होगा? वी आर। सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है सरफेस का? पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर एट सरफेस। अरे बोलो, भूल गए क्या सब कुछ? के क्यू बाय आर होता है ना, यस सर। के क्यू बाय आर होता है, लेकिन आर क्या होना चाहिए? रेडियस ऑफ द स्फीयर। और अभी तुमने सिर्फ स्मॉल आर रेडियस ही फॉर्म किया है, कैपिटल आर बनाना है, अभी बनानी है, स्मॉल आर तक ही बना है। तो चार्जेस भी अभी इसके ऊपर स्मॉल क्यू आया हुआ है, तो उसी चीज को मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ। डेट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज के क्यू बाय स्मॉल आर, और ये डी क्यू। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आ चुका है। कौन कौन सा? एक आर तो वेरिएबल है ही है, साथ ही साथ क्यू भी वेरिएबल है। तो मुझे इन सभी को रिड्यूस करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। क्या करें? कोई बताओ अब क्या करें इसको? रो से सर वो रो कांस्टेंट है ना, वो यूज करते लाइक हाँ, एक्स्ट्रा वॉल्यूम में एक्स्ट्रा हमारा चार्ज। रो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग को पुट करना चाहिए। क्यों? क्यों क्यू हमारा वेरिएबल है क्योंकि, और आर तो हमारा वेरिएबल है ही। आर को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज को अगर हम लोग देखें तो कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई
आर क्यूब, ये क्यू का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अब डी क्यू का वैल्यू कितना होगा? क्या ये डी क्यू को मैं इसके सरफेस के ऊपर प्लेस करने वाला हूँ, तो डी क्यू विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू द सरफेस का वॉल्यूम, और सरफेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। आया ना? डी आर थिकनेस है ना ये। यस सर। या फिर दूसरा तरीका ये है कि तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो भी आ जाएगा। ठीक है, दो तरीका है। अब मैं वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लूँगा, और पुट करने के बाद फिर इंटीग्रेट करूँगा, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहीं तक कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है। क्यू का वैल्यू कितना है? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी क्यूब, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड। कितना आ गया? जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। k इंटू रो स्क्वायर इंटू 4/3 पाई इंटू 4 पाई, और अंदर जो होगा इट विल बी आर 3 1 4 आर रेज़ टू पावर 4 होगा। सही है क्या? 0 से लेकर के आर तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इससे क्या हो जाएगा? डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो होगा वो क्यू के बराबर होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आर रेज़ टू पावर 5/5 होगा। ऐसा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। इसे अच्छे तरीके से याद रखना। ये यहाँ पे सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ एनर्जी कंप्लीट हो गया। सेल्फ एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखा, इसके बाद हमारा ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, तो वो भी हम लोग देखेंगे, और उसमें भी और कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, इसमें हम लोग जा कर के करेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, एट सेल्फ एनर्जी फॉर सॉलिड स्फीयर इज दिस थिंग इस मच, और हॉलो स्फीयर के लिए कितना होता है? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। दिस इज यूजुअल फॉर हॉलो स्फीयर। ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। इन सभी को रिवाइज कर लेना, एक बार फॉर्मूलेज वगैरह देख लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक डीपीपी कर लेना, नेक्स्ट डीपीपी, और सेक्शन बोलो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 बचा है। अच्छा, उसको भी करते हैं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी का कर लेना। सी तो आज हो गया, सेक्शन डी कर लेना। सर ये यू किसके लिए लिखा? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये हॉलो स्फीयर के लिए है, और ये सॉलिड हाँ, स्फीयर हाँ। के लिए। कंफ्यूज नहीं होना। सेक्शन डी और ई कंप्लीट कर लो। सेक्शन ई में क्या चीज़ है? देखो जरा सेक्शन ई में क्या है। पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम पॉइंट चार्जेस है ना। हाँ, सेक्शन ई भी हो जाएगा। सेल्फ एनर्जी जो है वो सेक्शन एफ में, सेक्शन एफ एंड सेक्शन ई तक कंप्लीट कर लो।